हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अरनेश और आप देख रहे हैं सिविल सर्विस मास्टर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 की NCERT द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माने कि द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका हम चैप्टर 2 देख रहे हैं। चैप्टर 2 में हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हाई वेराइटीज़ क्या होती है, प्लान क्या था, 5 प्लान क्या था, ट्रेड्स पे आज हम देखने वाले हैं। पर मैं बता दूं आपको कि हमने जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसको देखा था क्या हुआ था वहाँ पर। आज हम देखने वाले हैं ट्रेड पॉलिसी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए और आखिरी तक बने रहिए। मैं आपको आखिरी में आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द इंडियन पॉलिसी दैट इंडिया एडोप्टेड वॉज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी से हमारी जो पॉलिसी थी वो रिलेटेड करती थी। कैसे करती थी वो आगे हमें बताया गया है। इन द फर्स्ट सेवन प्लान ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कोल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी। यानी कि ट्रेड हम नहीं करेंगे, बाहर से नहीं लाएंगे, खुद ही बनाएंगे। क्या था वो बताए। टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है वो देखते हैं। दिस पॉलिसी एम एट रिप्लेसिंग और substituting imports with domestic product. For example, instead of importing vehicle form made in the foreign country, industry would be encouraged to produce them in India itself. यानी कि क्या कि अगर कोई कार है वो बाहर मान लो जापान से चाइना से बनकर आ रही है, तो उसे वहाँ पर ना आने दो और उसको हमारे देश में इंडिया में ही बनाई जाए। यानी कि जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट को रोको और अपनी इंडिजीनियस फैक्ट्रीज डालो, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बनाओ कि वो प्रोडक्ट यहाँ पर ही बने। यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब है कि भाई घर में बनाओ, बाहर का मत खाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है, जो कि इंडिया के अंदर जो वर्क दे रही है, उनको प्रोटेक्ट किया बाय फॉरेन कंपटीशन। यहाँ पर क्या होता था कि ये कार वाला भैया है अपने इंडिया में, वो अगर फॉरेनर है, ये मान लो ये फॉरेनर है, इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में ये गाड़ी बेचेगा, तो क्या होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उनको कंपटीशन लगेगा। और कंपटीशन से क्या होगा, तब के समय में हमारे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड थे उनके पास उतना पैसा होता था नहीं था कि वो इन कंपटीशन को झेल पाए। बट हाँ, एक बात ये भी है कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं भी साबित हुई है। आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स लुक टू फॉर्म। और प्रोटेक्शन हमने देखा कि प्रोटेक्शन तो सरकार दे रही है, पर कैसे वो देखते हैं। टैरिफ एंड कोटास। सो दो फॉर्म में थी, टैरिफ और कोटास। क्या होता है टैरिफ, क्या होता है कोटास, वो देखते हैं। ठीक है, टैरिफ आर द टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। यानी कि जो बाहर से वो गाड़ी आई ना, आपकी बाहर से गाड़ी आया, बिस्किट आया, कपड़ा आया, कुछ भी आया, स्टील आया, मोबाइल फ़ोन आया, एयरफोन आए, तो बाहर से जो भी चीज़ हमारे इंडिया में आई है तो उन पे ना टैक्स बढ़ा दो आप। यानी कि आप इंपोर्ट कर रहे हो कुछ चीज़, तो उस पर टैक्स आप ज़्यादा लगा दो। ठीक है, वही अपना जो इंडिया में हो रहा है ना कि टेस्ला की कार बाहर से आ रही है तो 100% टैक्स लगा दे रही है, तो कुछ वैसा बहुत तब किया था। अब ये बात हो रही है अपने सेवन ईयर प्लान के आसपास की। ठीक है, दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। यानी क्या बोला जा रहा है कि ये गाड़ी है अगर बाहर से आ रही है, मान लो ये गाड़ी की प्राइस पहले थी 1 लाख, अब वो इंडिया में अगर इंपोर्ट हो रही है तो इस पे लगा देंगे भाई 100% टैक्स। टैक्स तो नहीं बोलेंगे, इंपोर्ट टैक्स तो नहीं, कस्टम टैक्स भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टैरिफ्स। तब के समय में टैरिफ बोला जाता था, आज के समय में वो कस्टम ड्यूटी बोला जा रहा है, तो एक ही बात है। तो क्या हो रहा था कि ये जो सामान है अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं हम बाहर से, तो 1 लाख का सामान इंडिया में 2 लाख का बिक रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी प्राइस बढ़ रही है और वो डिस्करेज कर रहे हैं उसके यूज़ को। यानी कि अब जो इंडिया में जो लोग होंगे जिनके पास कम पैसे हैं, वो अब 1 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इंडिजीनियस कोई गाड़ी देख लेंगे भाई अपने लिए। ठीक है,
अब देखते हैं कोटास। कोटास क्या था? कोटास स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड। कोटा ये है कि भाई एक गाड़ी आएगी, दो गाड़ी आएगी, तीन गाड़ी आएगी, कितनी गाड़ी आएंगी, तो वो था कोटास, यानी थी क्वांटिटी को मेजर करता था कि भाई एक मैक्सिमम क्वांटिटी आपकी सेट कर ली, अब उतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, ये था। आगे देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ टैरिफ एंड कोटास इज दैट दे रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड देयरफॉर द प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। वही बात है, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया। आगे देखते हैं, द पॉलिसी ऑफ प्रमोशन वॉज बेस्ड ऑन द नोशन दैट द इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट इन अ पोजिशन टू compete अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। यानी क्या बोला है गया है यहाँ पर कि तब के समय में जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके मन में एक नोशन थी, उनके मन में एक ऐसी धारणा बैठ गई थी कि हमारे जो डोमेस्टिक जो भी फर्म्स है वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो डेवलप कंट्रीज की जो फर्म्स है उनके जो गुड्स एंड सर्विस है, प्रोडक्ट्स है, उनके साथ compete कर सकें। सो उसके कारण हमने ये प्रोटेक्शन लगाई। आगे देखते हैं, इट वॉज एज्यूम्ड दैट इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड देम वुड टू लर्न टू compete इन द कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि कई बार ऐसा भी बोला गया है कि सरकार के ऊपर उंगली उठी है कि अगर ये नहीं करते और जब बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करने देते सामान को, तो एक समय ऐसा आ जाता कि तब हमारी जो इंडिजीनियस कंपनी है वो compete करना सीख जाते, वो लड़ना सीख जाते कि भाई कैसे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं हम। सो ये सब है, वो क्रिटिक्स का बोलना है और ये सरकार के ऊपर उंगली उठी है। आगे देखते हैं, आवर प्लानर्स ऑल्सो feared the possibility of foreign exchange being spent on import of the luxurious good if no restriction were placed on import, nor was any serious thought given to the promote the export until the mid 1980। क्या बोला जा रहा है, सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको। देखिए, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, हमारे प्लानर्स थे, उनको मन में ना एक और चिंता सता रही थी कि अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले तो बिगड़ जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज है हमारा वो कम हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि आपकी कंट्री में कितना रिजर्व है जो कि दूसरे कंट्री के मान लो आप करेंसी में है आपके पास, आप उसको ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज होता है वो ट्रेड में यूज़ होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये सब ना हम 12th में समझेंगे और शायद मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ कि अगले चैप्टर में भी वो है, ठीक है। तो 1980 तक हमने प्रमोट को रोका है। आगे देखते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब ये पॉलिसी लाई है, ये जो ये बोला ना टैरिफ आ गया, कोटास आ गया, तो उनकी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट हुआ वो देखते हैं, ठीक है। द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडेड। यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट जो 7 प्लान थे उनकी जो इफ़ेक्ट हुआ है, जो अचीवमेंट थी वो इम्प्रेसिव रही है। यानी कि अब मान लो ये भाई गवर्नमेंट ने लिखे हैं, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई मैं कि एनसीईआरटी गवर्नमेंट ने लिखी है, यानी कि गवर्नमेंट का कुछ यूनिलैटरल पार्ट होगा इसमें, तो वही है। और हाँ, उतना भी नहीं बोलूँगा कि भाई कुछ नहीं हुआ है, पर उतना यहाँ पर जितना लिखा गया है, जो ये पैराग्राफ में लिखा है, उतना नहीं हुआ है। आगे बोलते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड in the period from 30% in 1950 to 51, 24% in 1919 to 91। क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एग्रीगेट ग्रोथ हुए हैं वो 50-51 में 30% थी, उससे बढ़कर यानी कि 2 गुना हो गई 1991 आते आते, जो कि 24.6% है, ठीक है। ये डाटा आपको ना ऐसा परसेंट में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप 12-13 बोल सकते हो, इसको आप 25 बोल सकते हो, ठीक है। पूरा हमें ना उतना भी प्रिसाइज नहीं होना है, ठीक है। द राइज इन द इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ द जीडीपी इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जीडीपी में राइज होगा तो वो डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है कि आप भाई बोल सकते हो कुछ भी माथापच्ची किए बगैर कि भाई हमारी जीडीपी बढ़ रही है। The 6% annual growth rate of industrial sector during the period is commendable। यानी कि एनुअल ग्रोथ, अगर हर साल की एनुअल ग्रोथ 6% से ज़्यादा थी, जो कि आज भी उतनी है, कभी कभी जा रही है हमारी डबल डिजिट में भी। सो ये कमेंडेबल थी, राइट। नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रेस्ट्रिक्टेड
लार्जली टू कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट। अब हमें जूट और कॉटन टेक्सटाइल के मामले में हमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, हम कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, यानी कि अपने हिसाब से हम मार्केटिंग कर सकते थे। द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990। अब क्या हुआ, 1991 और 1919 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया था, तो उसके हिसाब से हमारी क्राइसिस आ गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे बोलते हैं। तो 1990 तक यही चला कि भाई सब ग्रोथ हो रहा है, आपका टैरिफ भी लग रहा है, आपका कोटा भी लग रहा है, इसकी वजह से ये भी हो रहा है। अब 1919 आते आते हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डाइवर्सिफाई हो गई, लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर के कारण ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है वो हुआ है। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसके हिसाब से, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री gave opportunity to those people who did not have any capital to start large firms to get into business। यानी कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए तब क्या किया गया था कि भाई एक पर्टिकुलर बास्केट बना दी और वो फूड्स और वो सर्विसेज को उन्होंने रिजर्व कर दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कारण ये हुआ कि जो लोग अपना भाई धंधा, बहुत बड़ा धंधा बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, उनको एक इंसेंटिव मिला कि भाई वो भी धंधा कर लें। तो वही हुआ है कि भाई वो भी बिजनेस में आके वो भी धंधा करने लगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ऑटोमोबाइल सेक्टर विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप। यानी यहाँ पर बोला गया है कि प्रोटेक्शन जो दिया गया फॉरेन कंपटीशन से, उन्होंने क्या किया कि इंडिजिनियस इंडस्ट्री को एक सबसर्व किया, उनको आगे बढ़ाया, और स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर में सरकार बोल रही है कि जो ये प्रोटेक्शन मिला था वो काम किया। आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर टू ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के बिना सम इकोनॉमिक्स आर क्रिटिकल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ग्रोथ तो हो रही है, पर कई बार इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर उंगली भी उठी है। उंगली तो क्या, पूरे का पूरा हाथ भी उठा है। आगे देखते हैं। इट वॉज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इनिशियली द पब्लिक सेक्टर वॉज रिक्वायर्ड इन द बिग वे। इट इज नाउ वाइडली हेल्ड that state enterprises continue to produce certain goods and service although this was no longer required। यानी कि वो क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि जो हमने पब्लिक सेक्टर को ना हर जगह घुसा दिया, जो कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर सकता था वहाँ पर पब्लिक सेक्टर की कोई ज़रूरत वहाँ पर थी नहीं। जैसा कि आप बोल सकते हैं प्रोविज़न ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में प्राइवेट प्लेयर अच्छे से काम कर पाते। अभी आपको पता है BSNL की सर्विस कैसी होती है और VI जियो की सर्विस कैसी है, कोई कंपटीशन है अभी के मामले में? नहीं है, ठीक है। तो वही बात हुई कि जहाँ प्राइवेट प्लेयर्स है, जहाँ आपकी जियो VI जैसी कंपनीज आ सकती है, तो आपने उसके लिए रेस्ट्रिक्शन पैदा किया और अपनी जो ये एंटिटी है पब्लिक सेक्टर की वो वहाँ पर जानबूझ के घुसाई। तो टेलीकम्युनिकेशन में सरकार की कोई उतनी ज़रूरत नहीं थी। आगे बोलते हैं। दिस इंडस्ट्री कंटिन्यूड टू बी रिजर्व फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वॉज रियलाइज दैट द प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट। वही बात है भाई, प्राइवेट सेक्टर है वो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो गवर्नमेंट को वहाँ से हट जाना चाहिए, या फिर होना चाहिए तो कॉरपोरेशन से होना चाहिए, जो कि बाद में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इवन टिल द लेट 1919, यानी कि अब देखिए कंपटीशन से हम हटे थे, यानी कि हमने कंपटीशन से उनको बचा के रखा था, तो उनका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है। क्या है वो देखते हैं। वन हैड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम टू गेट टेलीफोन कनेक्शन। अनदर इंस्टेंस कुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्रेड एंड ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ओके, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो कंपटीशन से बचा रहे थे ना, वो हमारा जो टेलीफोन कनेक्शन है वो पहले ही आ सकता था। और अगर भाई एक यहाँ पर इंस्टेंस दिया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्रेड क्या थी, एक कंपनी थी, फर्म थी, जो कि तब के समय में थी, जो कि ब्रेड बनाती थी। अब आप मान सकते हो कि उतना के सोशलिज्म हो गया था कि अब
मार्केट में जो ब्रेड बिक रहे हैं वो भी सरकार बना रही है। सोच सकते हो आप कितना सरकार बना रही थी। इसके कारण क्या हुआ, एज इफ द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड, वही बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर क्या ब्रेड नहीं बना सकता। इन 2001 दिस फर्म वॉज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, और सरकार को समझ आया तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ इस फर्म का। तो ये फर्म थी जो ब्रेड बना रही थी, जो सरकार को ब्रेड बनाना नहीं है भाई, वो प्राइवेट सेक्टर का काम है, वो पब्लिक सेक्टर क्यों करेगी। तो 2001 में क्या हुआ कि वो सरकार ने बेच दिया फर्म प्राइवेट सेक्टर को। अब किसको बेचा वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, द पॉइंट इज दैट द आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 40 साल बाद क्या, नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन वॉट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड वॉट द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो डू। यानी कि अब 40 साल बीत गए हैं, फिर भी यह कोई डिस्टिंक्शन नहीं बना है कि पब्लिक सेक्टर अलोन क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर अलोन क्या करेगा। इस पे बात तब तक थी, जो कि 1990 तक की बात है, तब तक ये चलता था। फॉर एग्जाम्पल, इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस, यानी कि पब्लिक सेक्टर अभी के समय में क्या हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा नेशनल डिफेंस संभाल रहे हैं, जिसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यानी कि यही होना चाहिए, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं हो। हालांकि यूएसए में प्राइवेट सेक्टर है, जो कि है, यूएसए में प्राइवेट सेक्टर आर्मी भी चलाती है, रशिया में भी प्राइवेट सेक्टर आर्मी चलाती है, पर इंडिया में वो अभी तक नहीं है। हालांकि ये सरकार संभाले तब ही अच्छा है। एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल्स वेल येट, यानी कि आप डिफेंस संभाल लो, गवर्नमेंट डिफेंस संभाल लेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो होटल संभाल लेंगे भाई, और कुछ सर्विसेज है वो प्राइवेट सेक्टर संभाल लेंगे। येट द गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स होटल, यानी कि यहाँ पर वही बात कही है कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर होटल्स चला सकते हो तो गवर्नमेंट को वहाँ पर इंटरवेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस हैज़ लेड सम स्कॉलर्स to argue that the state should get out of this area which the private sector can manage. The government may concentrate its resources and important services which the private sector can provide. ठीक है, वही बात है कि भाई गवर्नमेंट को ज़्यादा फैलना नहीं है। मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म, यानी फैलना का मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा सोशलिज्म पे जाना नहीं है, थोड़ा कैपिटलिज्म भी ज़रूरी होता है। मैनी पब्लिक सेक्टर्स फर्म incurred huge losses but continues to the function because it is difficult to close a government undertaking even if it is a drain on a national limited resources। यानी कि ये जो पब्लिक सेक्टर है ना, वो अगर लॉस में भी जा रहे हैं तो सरकार उसको बंद नहीं कर रहे हैं। सरकार क्या भाई, टैक्स तो आ रहा है तो डालते हैं भाई, सरकार को क्या जेब से थोड़ा जा रहा है, तो यानी कि जा रहा है भाई, उनकी भाई वोट मांगना है। पर तब के समय में उतने लिटरेसी रेट नहीं थी, सब पढ़े हुए नहीं थे। तो अगर प्राइवेट सेक्टर फर्म अगर लॉस में भी जा रहे हैं तो भी सरकार चलाती थी। दिस डज नॉट मीन दैट द प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, यानी कि इसका मतलब ये भी नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे तो वो भी प्रॉफिटेबल होगी, उसमें भी अब नुकसान होते हैं। इंडीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर फर्म्स वर ओरिजिनली प्राइवेट फर्म्स विच वर ऑन द वर्ज ऑफ द क्लोजर ड्यू टू द लॉसेस, यानी कि बंद होने की कगार पर खड़ी थी। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी थी, पब्लिक सेक्टर भी थी, कुछ फर्म थी, ये बोला गया है। they nationalized to protect the jobs of the workers. However, a loss-making private firms will not waste resources by kept running despite the losses। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई पब्लिक सेक्टर है तो वहाँ पर क्या होता था कि लूज़ हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, वो चलेगी तो चलेगी। पर अगर प्राइवेट सेक्टर है भाई, आप ही सोच लो, आपको ही कंसंट्रेट, आप बीच में ले लो। आप अगर आपकी कंपनी है, आप अगर बार बार उसमें आपका लॉस हो रहा है तो क्या आप उसको चलाओगे? सीधा सा जवाब है नहीं। पर सरकार का ऐसा नहीं है, सरकार उसको चलाएगी। तब की बात कर रहे हैं, आज की तो बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये बात हो रही है 1990 की पहले, जबकि कांग्रेस थी। यानी कि सब भाई सॉरी उस पर नहीं जाते हम, पॉलिटिकली में नहीं जाते, ठीक है। द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिसयूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेस। यानी कोई उतने भाई गिने चुने लोग ऐसे भी थे जो पहचान वाले कि
लाइसेंस राज जो चल रहा था उनका उन्होंने मिसयूज किया। कैसे? अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग ए न्यू फर्म्स बट प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होते थे उनको लाइसेंस दिया जाता था, तो वो लाइसेंस ले लेते थे पर प्रोडक्शन नहीं करते थे। वो लाइसेंस इसलिए नहीं ले रहे थे कि वो प्रोडक्शन कर सके, वो लाइसेंस इसलिए ले रहे हैं कि वो लाइसेंस दूसरे को ना मिल जाए कि वो प्रोडक्शन कर लें। यानी कि कंपटीशन घट सकता है इसके कारण। समझ रहे हैं ना ये बात को? आसान है, उतना भी वो हार्ड नहीं है। ठीक है। द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ व्हाट कैन टू बी कॉल्ड परमिट लाइसेंस राज, उसकी बात की भाई। परमिट लाइसेंस क्या था? प्रिवेंटेड सर्टेन फर्म्स फ्रॉम द बिकमिंग मोर एफिशिएंट। यानी कि लाइसेंस राज है, वो काम तो किया, थोड़ा काम किया, ज़्यादा काम बिगाड़ा, तो एफिशिएंट नहीं बना पाए। ठीक है। More time was spent by the industrialists in trying to obtain a license or lobbying with the concerned minister rather than they think about how to improve their product। वही बात है भाई, लॉबिंग होती थी कि भाई मिनिस्टर है, भाई ताऊ का चाचा का बेटा है, तो लाइसेंस मिल जाता था। तो ये इस तरह की लॉबिंग होती थी भाई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो भाई वो तो आज के समय में भी हो रहा है। वो बात अलग है कि भाई सामने नहीं आ रहा है। ठीक है। अब का जो अमित शाह का बेटा है वो क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बन के बैठा है, हालांकि उसको क्रिकेट के ABCD भी नहीं पता होती है। ठीक है, ये तो आज भी चल रहा है। अब देखते हैं आगे। द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर इट प्रोव्ड टू डू मोर देन हार्म देन गुड्स। क्या बोला जा रहा है कि द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड on the ground that it continues even after it proved to do more harm than good। यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बाहर के गुड्स जो आ रहे हैं, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हार्म है हमारी कंट्री के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स पे जो रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया था, बंद किया था इम्पोर्ट, और कोटा लगा दिया था आपने, और क्या लगाया था, कोटा टेरिफ लगाया था। ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ वो देखते हैं। द इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। यानी कि हमारे पास वो चॉइस नहीं बची कि जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, वही हमें खाना पड़ता था, वही हमें लेना पड़ता था। यानी कि हमारी जो मान लो आप हमारे देश में जो भी बन रहा है वो लिमिटेड एक तो था, तो जैसा भी बन रहा है वैसा हमें लेना पड़ता था। अब वो ख़राब बन रहा है तो ख़राब लेंगे हम, अच्छा बन रहा है तो और अच्छा लेंगे। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि जो बाहर से जो अच्छी चीज़ें आ रहे थे उनमें तो सरकार ने रोक लगा दी थी। तो इसके कारण जो भी हमारे प्रोड्यूसर बना रहे हैं, अच्छा गंदा व्हाटएवर, हमें लेना पड़ता था। तो इंडियन मार्केट में वो स्कार्सिटी पैदा हुई। द प्रोड्यूसर वर अवेयर दैट दे हैड अ कैप्टिव मार्केट। यानी कि कैप्टिव मार्केट उनके था, सो दैट they had no incentive to improve the quality of their goods। यानी कि कंपटीशन नहीं है तो भाई जो भी चल रहा है उसको घसीटे जाओ। क्वालिटी कौन देख रहा है भाई? क्वालिटी हम तब देखेंगे ना कि जब आप क्वालिटी अपनी कब बढ़ाओगे? जब आपको कॉम्पिटिटर देखेगा कि भाई उसकी क्वालिटी बढ़िया है, हमारी क्वालिटी नहीं बढ़िया है, तो हम कुछ इंप्रूव करते हैं, वरना सारा जो हेड काउंट है वो ले जाएगा। तो वो बात है कि फॉरेन कंपटीशन नहीं था तो उनकी क्वालिटी भी हमारी बढ़ नहीं पाई। वाई शुड दे थिंक ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी व्हेन दे कुड नॉट सेल लो क्वालिटी आइटम्स एट अ हाई प्राइस? कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स फोर्सेस आवर प्रोड्यूसर टू बी मोर एफिशिएंट। अगर कॉम्पिटिशन रहता तो हमारे प्रोड्यूसर को एफिशिएंट बनाता। A few economists also point out that the private sector is not meant to earning profit but प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन। पब्लिक सेक्टर की बात करें, यानी कि पब्लिक सेक्टर के बारे में इकोनॉमिस्ट क्या कहना है कि पब्लिक सेक्टर होता है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है, उनको अदर्स जो सोशल एलिमेंट्स है वो भी देखने होते हैं, वेलफेयर ऑफ द नेशन भी देखना होता है। यानी कि पब्लिक सेक्टर है तो उनको सब देखना है ना भाई, क्योंकि गवर्नमेंट है, उसको तो सबके देखना है। प्राइवेट में ऐसा थोड़ी है प्राइवेट में कि भाई कुछ आईफोन बना रहे हो आप तो भाई जिनके पास पैसा है वही लेंगे। पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, गरीब को भी मिलना चाहिए, अमीर को भी मिलना चाहिए, तो सब यहाँ पर कंसिडर किया जाता है पब्लिक सेक्टर में। वो गवर्नमेंट की ये भी मजबूरी है ना। अब देखते हैं द पब्लिक सेक्टर फर्म्स
on these views should be evaluated on the basis of extent which they contribute to the welfare of people and not to profit they earn. यानी कि पब्लिक सेक्टर को पीपल के वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, ना कि प्रॉफिट के लिए सोचना चाहिए, वरना डेप्ट आजकल तो क्या बोलते हैं डेफिसिट बजटिंग होती है, फिजिकल डेफिसिट 5.9, अभी मैं 2024-25 की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो इस वीडियो को। तो अभी के समय में तो डेफिसिट फाइनेंसिंग 5.9 है, जिसे घटाने की बात करें कि 4.5 तक हम लेकर जाएंगे। निर्मला सीतारमण आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बोल रही है, ठीक है। हालांकि आपको नहीं पता ये क्या होता है, आगे हम सीखेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर दीजिए। और रुकिए, आपके लिए ना मैं कुछ यहाँ पर अभी तक वीडियो देख रहे हो, यानी कि आप अच्छे खासे जो क्या बोलते हैं फ़ायदा उठा रहे हो, आप अवेल कर रहे हो हमारी नॉलेज को, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप किसी को भी शेयर कर दोगे वो वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि उसके काम का नहीं है, ठीक है। काम का है वैसे, आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, पर वो देखते नहीं है, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि नए वीडियो आते हैं वो सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेल आइकन वहाँ पर दिखेगा, वो दबा दोगे तो घंटी आपके मोबाइल में बजेगी कि भाई सिविल सर्विस मास्टर में एक नया वीडियो आया है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है, कर दीजिएगा यार, मुझे ये मोटिवेशन देती है, ठीक है। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, some economics hold that we should protect our producer from the foreign competition as long as the rich nation continues to do so। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेक्शन दिया गया ना, वो बिल्कुल सही है भाई, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो कुछ इकोनॉमिक्स का बोलना है कि भाई प्रोटेक्शन दिया गया, वो अच्छी बात है, दी गई, तब तक देना चाहिए था कि जो रिच नेशंस कंटिन्यू टू डू सो, यानी कि जो रिच नेशंस है, नॉर्डिक कंट्रीज है, अमेरिका है, कनाडा है, तो उन्होंने जब तक दिया था तब तक दो। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बेसिस पे दिया होगा, हमें अपने बेसिस पे देना है। यानी कि नेशंस जो रिच नेशन है उन्होंने भी किया था तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। वही है भाई, दूसरों को देख देख के हमने कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, ओविंग टू द ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट, इन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, एक हमारा जो तबका है वो बोल रहा है कि ये होना चाहिए था, यानी कि कंपटीशन को आना चाहिए था, और एक तबका ऐसा है कि बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, भाई हम तो नहीं होने देंगे, पर हुआ तो था। अब देखते हैं, इकोनॉमिक्स कॉल्ड फॉर अ चेंज इन आवर पॉलिसी, यानी कि अब हमारी पॉलिसी में चेंज आना मांगता था। दिस अलॉन्ग विद द अदर प्रॉब्लम्स लेट द न्यू गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। देखिए, यहाँ पर भले बोला गया है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे इसके लिए हमें 1991 में न्यू पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की ज़रूरत पड़ी, पर एक दूसरा भी था कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था। हमारे देश में अगले 7 दिन के लिए पैसा नहीं था कि कुछ खरीद सकते हैं, यानी कि 7 दिन के लिए ही पैसा था, उनसे ज़्यादा हमारे पास पैसा ही नहीं था कि भाई हम कुछ एक्सपोर्ट कर सके, इंपोर्ट कर सके। तो ये कगार पे हम खड़े थे, एट द वर्ज ऑफ, बोल सकते हो आप, वर्जनिंग, ठीक है। अब आते हैं भाई कंक्लूजन। इतना सारा पढ़ा तो कंक्लूजन क्या हुआ इस चैप्टर का, वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वॉज इम्प्रेसिव इंडीड। फर्स्ट 7 प्लान की प्रोसेस हुए है, इम्प्रेसिव है, कमेंडेबल है, नोटेबल है, ठीक है। Our industries become far more diversified compared to the situation at independence। जो हमारे इंडिपेंडेंस के समय में जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक, और उसके मान लो आप उसको बेस माने तो हमारी जो 1919 तक की जो सफ़र था वो बहुत अच्छा था। डाइवर्सिफिकेशन आया इंडस्ट्री में, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि पहले ना हमारी जूट और टेक्सटाइल थी, स्टील की कुछ मानी चुनी टिस्को जैसी कंपनियाँ थी। अब हमारी इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन आया, यानी कि नई नई फैक्ट्रीज खुलने लगी। इंडियाज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन गुड प्रोडक्शन थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था वो हमने बताया है, अगर आपने देखा नहीं है तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, पहले वहाँ पर जाओ, ठीक है, अगली वीडियो में दिखाया था मैंने। तो फूड के मामले में हमारी इकोनॉमी सफिशिएंट हो गई कि अब हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं, लैंड रिफॉर्म्स रिजल्ट इन द एबोलिशन
ऑफ द हेटेड जमींदारी सिस्टम। भाई बहुत बड़ा इविल, भाई माथा पच्ची इसमें क्या होता था। तो जमींदारी है ना सिस्टम, वो हमने एबोलिश कर दी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैनी इकोनॉमिस्ट बिकम डिससेटिस्फाइड विथ द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर, यानी कि कुछ पब्लिक सेक्टर है जिससे कुछ इकोनॉमिक्स नाराज है, भाई अच्छी नहीं हुआ, कैसा हो सकता है ऐसा, और अच्छा कर सकते थे, क्यों नहीं किया। तो ये था। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में गवर्नमेंट ने को कुछ ग्रोथ दिखाई दी है। द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस, इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को सेल्फ रिलायंस के अंदर कमिट कर लिया। इंडियन प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन एंड दिस डिड नॉट गिव देम टू इंटेंस इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्या कंक्लूजन है कि जो हमारा जो फॉरेन कंपटीशन से जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे जो इंडिजीनियस फर्म को बचाया है, तो उसका जो रिपरकर्शन है वो क्या निकला है कि जो हमारे जो इंडियन जो फर्म्स थे उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं मिला कि वो क्वालिटी बढ़ाए, गुड्स की क्वालिटी बढ़ाए। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, स्वाभाविक बात है कि अगर आपके गुड्स है वो उतने ही क्वालिटी के ज़्यादा बिक रहे हैं तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि आप उसको क्वालिटी उसकी बढ़ाओ। पर अगर मान लो कल को कोई दूसरी कंपनी आ गई आपसे कम दाम में अच्छी क्वालिटी बेच रही है, तो आपको भाई हर्ट होगा ना कि भाई कैसे हो सकता है, हम भी बनाएंगे। तो वो नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। आप भाई कंपटीशन करोगे तभी तो आपकी ग्रोथ होगी, ये बात है। दे प्रोड्यूस्ड, ओके, ये तो अपना अगला है। द इंडियन पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड थी, यानी कि बाहर से नहीं लाएंगे, जो भी खाएंगे वो खुद का बनाएंगे। ठीक है, खुद का बनाएंगे, खुद खाएंगे, वही है बात। दैट फेल्ड, यानी कि इनवर्ड ओरिएंटेड एक्सपोर्ट और जो सब्सटीट्यूट एक्सपोर्ट क्या था यार, वही था ना, हाँ, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, वो भाई फेल हो गया। डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी कि एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा काम हो गया। द नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज वाइडली फेल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो के मुताबिक हमें चेंज करना था। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इनिशिएटेड इन 1991। 1991 आते आते हमें लग गया कि भाई ऐसे नहीं चलेगी हमारी इकोनॉमी। तो 1991 में हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना था कि इकोनॉमिक में कुछ रिफॉर्म लाए कि ग्रोथ हो। ठीक है, 1991 का रिफॉर्म। और इसे तब 1991 में क्या हुआ था मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया। उसके कारण क्या हुआ कि हम गए यूनाइटेड नेशन और आईएमएफ के पास। आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके पास गए कि भाई कुछ पैसा दे दो। इन्होंने बोला पैसा देंगे, पर कुछ आपको अपनी जो पॉलिसी है उसमें सुधार करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए अच्छी थी। तो हमने की, कैसे की, अगले चैप्टर में देखेंगे। देखिए, अब हमारा अगला चैप्टर इसी के बेस में है कि 1991 का रिफॉर्म क्या था, क्या क्या इम्पैक्ट है वो देखना है। ठीक है, मेक द इंडियन इकोनॉमी मोर एफिशिएंट, यानी कि वो रिफॉर्म आया, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो इंडियन इकोनॉमी को मोर एफिशिएंट बनाए, मोर सस्टेनेबल बनाए। ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। तो बोला गया है कि वही नेक्स्ट चैप्टर का सब्जेक्ट है। देखिए, जितना मुझसे हो पाया मैंने समझाया। रिकेप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, मैं स्लोली आपके लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देख लिया। अब ये आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर दो। डिफाइन अप्लाई, वाई इंडियन ऑप्टिव प्लानिंग, वाई शुड द प्लान्स हैव गोल्स, हाइब्रिड वेराइटीज क्या है, तो ये सब है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। अब भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मम्मी पापा को दिखाओ, खुद भी पढ़ो, फ्रेंड्स को भी पढ़ाओ, जो भी हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अच्छा ये कुछ फालतू हो गया। ठीक है, चलो।